प्यारे विद्यार्थियों, राज्य प्रशासन का अर्थ, विकास एवं महत्व। इस अध्याय में अब तक हमने राज्य प्रशासन का अर्थ पढ़ा, राज्य प्रशासन की विशेषताएं, भारत में राज्य प्रशासन का विकास, राज्यों का पुनर्गठन, राज्य प्रशासन का महत्व इत्यादि के बारे में अध्ययन किया है। अब हम राज्य प्रशासन की चुनौतियां के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य प्रशासन के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। राज्य प्रशासन स्थानीय जनता के कल्याण एवं विकास से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। भारत के संविधान ने भी राज्य प्रशासन को लोक कल्याण से संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। राज्य प्रशासन लोक कल्याण और विकास से संबंधित कार्यों को संविधान के दायरे में क्रियान्वित करता है, लेकिन आधुनिक एवं वैज्ञानिक युग में राज्य प्रशासन को अपने कार्यों को सही ढंग से संपन्न करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में राज्य प्रशासन के समक्ष अनेक विकट समस्याएं एवं चुनौतियां हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली चुनौती है राजनीतिक अस्थिरता। वर्तमान समय में भारतीय राजनीति अस्थिरता के दौर से गुजर रही है। भारत में राजनीति संक्रमण काल से गुजर रही है। राजनीतिक उठापटक की गतिविधियां ज़्यादा बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक परिदृश्य समय समय पर स्वार्थवश बदल जाता है। राजनीति में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ रहा है। राज्यों में ये क्षेत्रीय दल प्रभावी हैं और प्रत्येक राज्य में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारें बन रही हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का राज्यों से लोप हो रहा है। राज्यों की सरकारों का गठन क्षेत्रीय दलों के द्वारा किया जा रहा है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्यों का विकास अवरुद्ध हो रहा है। केंद्र और राज्य में सरकारें विपरीत एवं भिन्न राजनीतिक दलों की होने से राज्यों का केंद्र सरकार से सामंजस्य नहीं हो पाता है, जिसके कारण राज्यों में विकास का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और राज्यों का सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। अतः राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश और राज्यों में तालमेल नहीं हो पाता, जिसके कारण राज्यों की प्रशासनिक कार्यकुशलता प्रभावित होती है। इसलिए राजनीतिक स्थिरता होना विकास के लिए नितांत आवश्यक है। दूसरी चुनौती है वित्तीय संसाधनों का अभाव। राज्य प्रशासन के पास धन का अभाव रहता है। राज्यों के पास अपने स्वयं के वित्तीय स्रोत अत्यंत कम होते हैं। भारत के संविधान में राजस्व प्राप्ति के अधिकार केंद्र सरकार को प्रदान किए गए हैं। राज्यों को केंद्र सरकार से अनुदान और ऋण काफ़ी कम मात्रा में मिलता है, जिनसे राज्यों की वित्तीय आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। राज्यों के पास सदैव धन की कमी रहती है, जिसके कारण राज्य के विकास कार्य और लोक कल्याणकारी कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के बंटवारे में राज्यों को कम हिस्सा मिलता है। ऐसी परिस्थिति में राज्य प्रशासन के समक्ष अनेक वित्तीय चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। अतः राज्यों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए केंद्र सरकार को अधिक वित्तीय सहायता राज्यों को प्रदान करनी चाहिए। साथ ही राज्यों को भी अपने स्तर पर वित्तीय संसाधनों का विकास कर अपनी आर्थिक और माली हालत को सुदृढ़ करना चाहिए। तीसरी चुनौती है केंद्र का राज्यों के प्रति उपेक्षा का व्यवहार। राज्य अपने स्थानीय संसाधनों से राज्यों में उद्योग धंधे लगाने का प्रयत्न करता है। कुछ उद्योग योजनाएं और परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिनकी स्वीकृति केंद्र सरकार से लेनी आवश्यक होती है। केंद्र सरकार राजनीति दुर्भावनावश उन राज्यों को इन स्वीकृति देने में विलंब करती है। कभी कभी केंद्र सरकार के मंत्रालयों में राज्यों की परियोजना की फाइल लंबे समय तक स्वीकृति के लिए पड़ी रहती है और जब कभी उन्हें स्वीकृति मिलती है तब तक उस योजना और परियोजना का महत्व समाप्त हो जाता है। विद्युत, ऊर्जा और बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें देरी होने पर राज्य का विकास प्रभावित होता है। अतः राज्यों को केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण व्यवहार और दूषित राजनीति के कारण अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथी चुनौती है आतंकवादी गतिविधियां। आधुनिक संचार एवं वैज्ञानिक प्रगति के युग में राज्य प्रशासन को आतंकवादी गतिविधियों का सामना करना पड़ता है। भारत का राज्य जम्मू कश्मीर इससे अत्यधिक पीड़ित है। वैसे तो आजकल कमोबेश सभी राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां हमारे पड़ोसी देश के द्वारा प्रायोजित की जा रही हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे की आतंकी घटनाएं आतंकवाद के ताज़ा उदाहरण हैं।
आतंकवादी गतिविधियों के कारण राज्य प्रशासन को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राज्य प्रशासन ही आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। राज्य की लोक कल्याणकारी और विकास की योजनाएं इस आतंकवाद से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। अगली चुनौती है अलगाव की समस्या। आजकल भारत में स्थानीय नेता अपनी तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए अलग राज्य की मांग करते रहते हैं। भाषा और नस्ल के आधार पर इस प्रकार की मांग उठती रहती है। बड़े राज्य से तोड़कर छोटे राज्य बनाने की मांग तथाकथित स्थानीय जन नेता करते रहते हैं। गोरखालैंड और बोडोलैंड और आजकल नक्सलवादी अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। राज्य प्रशासन को इस प्रकार के अलगाव की समस्या का सामना करना पड़ता है। ये अलग राज्य की मांग प्रत्यक्ष रूप से राज्य प्रशासन से जुड़ी होती है। इसी प्रकार की मांग अलग जिले बनवाने की भी उठती रहती है। बड़े जिलों से नए जिलों का सृजन किया जाता है। ये नए राज्यों और जिलों के गठन की मांग किसी क्षेत्र की आवश्यकता होने के बजाय क्षुद्र राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन और माध्यम बनता जा रहा है। नए जिले और राज्यों की मांग की समस्या का सामना राज्य प्रशासन को करना पड़ता है। ये अलगाव की समस्या राज्य प्रशासन के समक्ष एक विकट समस्या एवं चुनौती है, जिससे राज्य प्रशासन को दो चार होना पड़ता है। अगली समस्या है प्रदर्शन और आंदोलन। आए दिन राज्यों में अनेक धरने, प्रदर्शन और आंदोलन होते रहते हैं। छात्र, किसान, कर्मचारी और व्यापारी अपनी अपनी मांगों के लिए आंदोलन और प्रदर्शन करते रहते हैं और कभी कभी तो ये आंदोलन और प्रदर्शन इतने उग्र और भयंकर हो जाते हैं कि उनसे जान माल का नुकसान उठाना पड़ता है। धरनों, प्रदर्शनों और आंदोलनों से आम जनता को तो परेशानी उठानी ही पड़ती है, साथ ही ये राज्य प्रशासन के लिए भी एक चुनौती बन जाते हैं। इस प्रकार का एक आंदोलन राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन से राष्ट्रीय संपत्ति को भारी मात्रा में नुकसान हुआ, जनता को अनेक परेशानियां हुई, यातायात और आवागमन के साधनों को रोका गया। उस गुर्जर आंदोलन से राजस्थान के राज्य प्रशासन को भयंकर समस्या का सामना करना पड़ा। अनेक प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरी। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया तो कुछ को एपीओ कर दिया गया। राजस्थान के राज्य प्रशासन के समक्ष एक विकट समस्या खड़ी हो गई और उस समस्या से बहुत ही मुश्किल से निजात मिल पाई। इस प्रकार राज्य प्रशासन के समक्ष आंदोलनों और प्रदर्शनों की एक विकट चुनौती है, जिसका सामना राज्य प्रशासन को करना पड़ता है। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि राज्य प्रशासन के समक्ष अनेक चुनौतियां हैं, जिनसे राज्य प्रशासन को दिन प्रतिदिन दो चार होना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है, उनका सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं से राज्य प्रशासन व्यापक रूप से प्रभावित होता है। अब हम अध्ययन करते हैं स्वतंत्र भारत में राजस्थान की स्थिति। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राजस्थान में लंबे समय तक देसी राजाओं का शासन रहा था। ब्रिटिश काल में देसी रियासतों ने ब्रिटिश साम्राज्य का आधिपत्य स्वीकार किया हुआ था। देसी राज्य ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी सरकार से भी अधिकार प्राप्त करते रहे थे। राजस्थान में अनेक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे, जो अंग्रेजी सरकार और देसी रियासतों के मध्य समन्वय का कार्य किया करते थे। स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत में विलय किया गया। राजपूताने की 19 रियासतों और 2 चीफशिप अर्थात ठिकाने और एक अजमेर केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। स्वतंत्र भारत में राजस्थान को वर्तमान स्वरूप में आने में कई चरण की यात्रा करनी पड़ी, तब कहीं जाकर राजस्थान 1956 में वर्तमान आकार को ग्रहण कर सका। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के एकीकरण के जो चरण थे, कितने चरणों में जाके राजस्थान का एकीकरण हुआ। प्रथम चरण, राजस्थान में जो 19 रियासतें थीं और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर, तो इनको धीरे धीरे करके चरणबद्ध तरीके से एकत्रित किया गया, इनको एकीकरण किया गया। प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासत को मिलाकर एक मत्स्य संघ बनाया गया। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम चरण, मत्स्य संघ का गठन।
27 फरवरी 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। इस संघ का नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी की सलाह पर रखा गया था। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का औपचारिक गठन हुआ और भारत के केंद्रीय मंत्री श्री NB गाडगिल ने इस संघ का उद्घाटन किया। अलवर को मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया और महाराज धौलपुर श्री उदयभान सिंह को इस संघ का राज प्रमुख बनाया गया, जबकि अलवर प्रजामंडल के नेता श्री शोभाराम कुमावत को इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। द्वितीय चरण। अब पूर्वी राजस्थान के बाद फिर दक्षिणी राजस्थान की तरफ एकीकरण का प्रयास किया गया। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया। कोटा नरेश महाराज भीम सिंह को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया और इस संघ का प्रधानमंत्री प्रोफेसर गोकुल लाल असावा को बनाया गया। 25 मार्च 1948 को भारत के केंद्रीय मंत्री श्री NB गाडगिल ने इस संघ का उद्घाटन किया और कोटा को राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया। तृतीय चरण। संयुक्त राजस्थान का गठन, अर्थात जो राजस्थान संघ बना था अब उसमें मात्र एक रियासत मिलेगी, उदयपुर वाली। तो राजस्थान संघ और उदयपुर इनको मिला के संयुक्त राजस्थान। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान का गठन 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। राजस्थान संघ में उदयपुर रियासत को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया। उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख बनाया गया और श्री माणिक्यलाल वर्मा को इस संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 18 अप्रैल 1948 को इस नवीन संघ का उद्घाटन किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राजस्थान के एकीकरण के जितने भी चरण हैं उन सभी चरणों में मात्र ये तृतीय चरण ही ऐसा है जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने हिस्सा लिया था संघ के उद्घाटन में। चौथा चरण बृहद राजस्थान का निर्माण। अब उत्तर पश्चिमी जो राजस्थान का हिस्सा बच रहा था, अभी भी राजस्थान की बहुत सारी रियासतें ऐसी थीं जो कुछ बची हुई थीं, अब उनके एकीकरण पर ध्यान दिया गया। चतुर्थ चरण बृहद राजस्थान का निर्माण। संयुक्त राजस्थान के बनने के पश्चात जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर और सिरोही जैसी 5 रियासतें ऐसी थीं जो अभी तक अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए थीं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर की रियासतों को संयुक्त राजस्थान में मिलाकर बृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को किया गया। अर्थात द्वितीय चरण और तृतीय चरण में मिलके जो संयुक्त राजस्थान बना था, उस संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों को मिलाकर बृहद राजस्थान का निर्माण किया गया। 30 मार्च 1949 को जयपुर के ऐतिहासिक दरबार में आयोजित समारोह में भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बृहद राजस्थान राज्य का उद्घाटन किया। जयपुर को राजस्थान राज्य की राजधानी बनाया गया। जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह को राज प्रमुख और हीरालाल शास्त्री को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की और 30 मार्च को राजस्थान राज्य के स्थापना दिवस पर भारतीय नववर्ष का प्रथम दिवस भी था। इस बृहद राजस्थान के निर्माण से राजस्थान में सदियों से चली आ रही राजशाही समाप्त हो गई। चतुर्थ चरण में राजस्थान का ज़्यादातर हिस्सा एकीकरण के दायरे में आ गया था। 5वां चरण। अब बृहद राजस्थान अब तक बन चुका था, लेकिन कुछ हिस्सा राजस्थान का अभी भी एकीकरण के दायरे से बाहर था। जैसे मत्स्य संघ बनाया गया, लेकिन वो राजस्थान का हिस्सा नहीं था अभी। तो 5वां चरण संयुक्त बृहद राजस्थान। मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया। मत्स्य संघ का निर्माण हो चुका था और वह अलग अस्तित्व में आ चुका था, लेकिन अभी तक वह स्वतंत्र था और बृहद राजस्थान का अंग नहीं बना था। मत्स्य संघ की 4 रियासतों
अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली में से दो रियासतें, अलवर और करौली तो राजस्थान राज्य में विलय के पक्ष में सहमत थीं, लेकिन धौलपुर और भरतपुर की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। धौलपुर और भरतपुर की जाट रियासतों के सामने अनिश्चितता थी कि वे उत्तर प्रदेश और राजस्थान में से किसके साथ सम्मिलित हों। काफ़ी प्रयासों के पश्चात 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय हो गया। अब मत्स्य संघ राजस्थान का अंग बन गया। छठवां चरण, सिरोही का विलय। सिरोही के राजस्थान में विलय के प्रश्न पर मतभेद था। सिरोही के विलय पर राजस्थानी और गुजराती नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही थी, इसलिए सिरोही का विभाजन किया गया। दिलवाड़ा और आबू का क्षेत्र बम्बई प्रांत को दिया गया और सिरोही के शेष भाग को 7 फरवरी 1950 को राजस्थान के साथ विलय कर दिया गया। सिरोही को दो भागों में विभाजन करने से सिरोही और राजस्थान की जनता की व्यापक प्रतिक्रिया हुई। सिरोही की जनता के प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन करने आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला और उनसे सिरोही को संयुक्त राजस्थान का अंग बने रहने का अनुरोध किया। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिरोही को राजस्थान में मिलाने का शिष्टमंडल को आश्वासन दिया। इस आश्वासन की पूर्ति 1 नवंबर 1956 को की गई। इस दिन सिरोही को राजस्थान का अंग बना दिया गया। सातवां चरण, अजमेर का विलय। अजमेर विलय की एक काफ़ी गंभीर समस्या थी, क्योंकि अजमेर एक केंद्र शासित क्षेत्र था। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की मांग थी कि अजमेर मेरवाड़ा इलाका राजस्थान में शामिल किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को देलवाड़ा, माउंट आबू, सुनेल टप्पा और अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया, जबकि झालावाड़ का सिरौंज मध्य प्रदेश में सम्मिलित किया गया। सिरोही के साथ साथ अजमेर मेरवाड़ा को भी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में विलय कर दिया गया। इस प्रकार 7 चरणों में जाकर राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। वर्तमान राजस्थान। वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन का प्रारंभ 18 मार्च 1948 को हुआ, जो 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। 8 वर्षों के अंतराल में राजस्थान को एकीकरण के 7 चरणों से गुजरना पड़ा, तब राजस्थान ने अपना वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया। राजस्थान राज्य के एकीकरण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की राजनीतिक सूझबूझ से राजस्थान का एकीकरण संभव हो पाया। सरदार पटेल के अथक प्रयासों और अपूर्व कूटनीति का ही प्रतिफल था कि राजस्थान की 19 रियासतों और 3 चीफशिप के क्षेत्रों का एकीकरण संभव हो सका और राजस्थान में राजतंत्र को समाप्त कर वहाँ सुदृढ़ प्रजातंत्र की स्थापना की गई। राजस्थान में राजतंत्र हमेशा के लिए समाप्त हो गया। इस प्रकार राजस्थान भारत के संघ की अन्य इकाइयों की तरह एक राज्य इकाई बन गया। सरदार पटेल ने लगभग 565 देशी रियासतों का विलय कर उन्हें भारत में सम्मिलित किया था। वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को अपने वर्तमान स्वरूप में आया, जो भौगोलिक दृष्टि से आज देश का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अब हम अध्ययन करते हैं राजस्थान में राज्य प्रशासन, यानी कि स्वतंत्रता से पहले तो यहाँ देशी रियासतें थीं और राजाओं का था शासन, लेकिन स्वतंत्रता के बाद यहाँ सरकार का जो गठन था, सरकार के जो 3 हिस्से हैं वो किस प्रकार गठित किए गए और किस प्रकार वो कार्य कर रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान में राजा महाराजाओं का शासन था। देशी राजाओं का शासन निरंकुश था और राज्य की जनता इन राजाओं के अत्याचारों से पीड़ित थी। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में भी लोकतंत्र की शासन प्रणाली को अपनाया गया। भारत के संविधान के अनुसार ही राजस्थान में राज्य प्रशासन की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद ही राज्य प्रशासन कानून के अनुसार संचालित किया जाने लगा। राजस्थान राज्य का शासन राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा संचालित किया जाता है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है, लेकिन ऐसी व्यवस्था भी की गई है जिससे तीनों अंग नियंत्रित भी रह सकें। राजस्थान में कार्यरत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का विवरण
निम्न प्रकार है। सबसे पहले हम विधायिका का वर्णन करते हैं। विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। विधायिका राज्य के लिए कानून का निर्माण करती है। राजस्थान में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कार्यरत है। क्षमा करें, ये पुस्तक में गलत लिखा हुआ है। अभी प्रस्ताव दिया हुआ है कि राजस्थान में 2 सदन होने चाहिए। फिलहाल राजस्थान में 1 सदनीय व्यवस्थापिका है। राजस्थान में 1 सदनात्मक व्यवस्थापिका कार्यरत है, लेकिन जहाँ 2 सदन वाली व्यवस्थापिका होती है उसका अध्ययन इस प्रकार से करते हैं। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका में राज्य में राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद होती है। राजस्थान राज्य में विधान परिषद के गठन के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और वो केंद्र सरकार के विचाराधीन है। लेकिन यदि विधान परिषद का गठन राजस्थान में हो जाता है तो उसमें 66 सदस्यों की व्यवस्था की गई है। विधान परिषद में 66 मेंबर होंगे और राजस्थान विधानसभा में 200 सदस्य होते हैं। यानी 2 सदन हैं विधानसभा, जैसे संसद के 2 सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे राज्य व्यवस्थापिका, केंद्र में तो उसको संसद बोलते हैं, लेकिन राज्य लेवल पे वो व्यवस्थापिका है और उसके 2 सदन हो जाएंगे। जिसको आज हम विधानसभा बोलते हैं वो निम्न सदन होगा और उसका ऊपरी सदन विधान परिषद होगा। विधानसभा के सदस्य MLA के नाम से जाने जाते हैं और विधान परिषद के सदस्य MLC के नाम से जाने जाते हैं। तो राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 66 होगी जब गठन हो जाएगा, और 200 सदस्य जो हैं वो विधानसभा के हैं ही। विधानसभा के सदस्य सीधे राज्य की जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो 66 सदस्य होंगे उनमें से 10 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होंगे। कुल 66 सदस्य किस किस प्रकार से निर्वाचित या मनोनीत होंगे उसका विवरण यहाँ दिया गया है। 1/3 सदस्य यानी 22 मेंबर, 22 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो ऊपर वाले 1/3 को छोड़ के दूसरे वाले 1/3 यानी अन्य 22 सदस्यों का चुनाव नगरीय निकायों, जिला परिषदों और अन्य ऐसे स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अब तीसरे प्रकार से चुनाव जो किया जाएगा वो 1/12 सदस्यों का अर्थात 6 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा राज्य के स्नातकों के द्वारा। चौथे प्रकार का जो चुनाव का तरीका है उसमें भी 1/12 सदस्य हैं और उनकी संख्या 6 होती है। उनका चुनाव राजस्थान राज्य की संस्थाओं जैसे महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। शेष 10 सदस्यों का राज्य के राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। यानी 66 सदस्य होंगे, 66 सदस्य समान अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन उनके निर्वाचन का तरीका 5 प्रकार का है। कुछ सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा करेगी, कुछ का नगरीय निकाय जिला परिषद करेंगे, कुछ का राज्य के स्नातक जो BA, BSc, BCom जिन्होंने कर रखी है, कुछ का चुनाव कराएंगे, निर्वाचित करेंगे महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के शिक्षक, और शेष जो 10 बचेंगे वो राज्यपाल महोदय के द्वारा मनोनीत होंगे। तो इस प्रकार ये व्यवस्थापिका है जिसके 2 सदन हैं, उनका गठन कैसे होता है ये यहाँ स्पष्ट किया गया है। दूसरा अंग होता है सरकार का कार्यपालिका। राज्य के प्रशासन का संचालन कार्यपालिका के द्वारा ही किया जाता है। राज्य में 2 प्रकार की कार्यपालिकाएं कार्यरत हैं, एक नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राज्य की वास्तविक कार्यपालिका राज्य का मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है। राज्य का मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका की भूमिका का निर्वाह अपने मंत्रिमंडल और विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से करता है। राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य सचिवालय, निदेशालय और अधीनस्थ निकायों के द्वारा अपनी भूमिका के निर्वाह करने में सहायता मिलती है।
राज्य प्रशासन को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए राज्य को 7 संभागों जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर में बांटा गया है। ये सभी 7 संभाग संभागीय आयुक्त के अधीन प्रशासनिक कार्यों को करते हैं। संभागीय आयुक्त जो अधिकारी होता है ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ अधिकारी होता है। जिले में जिला कलेक्टर के नियंत्रण और निर्देशन में प्रशासनिक कार्यों को संपन्न किया जाता है। जिला कलेक्टर भी भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। वर्तमान में राजस्थान में 33 जिले हैं और प्रत्येक जिला एक जिला कलेक्टर के अधीन एवं नियंत्रण में होता है। जिले के अधीन उपखंड और तहसीलें कार्यरत हैं। प्रत्येक उपखंड एक उपखंड अधिकारी और प्रत्येक तहसील एक तहसीलदार के अधीन प्रशासनिक कार्य करती है। राजस्थान में वर्तमान में इस किताब के हिसाब से, पुस्तक के हिसाब से 244 उपखंड जहाँ एसडीएम बैठता है और 287 तहसीलें हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती रहती है। तो नवीन जो डाटा हैं, नए जो आंकड़े हैं, उसके अनुसार इसको संशोधित कर लें। राज्य प्रशासन का संचालन सचिवालय के द्वारा किया जाता है। सचिवालय राज्य सरकार के कार्यों को विभिन्न विभागों के माध्यम से संपादित करता है। सचिवालय राज्य की राजधानी में होता है हमेशा, और सचिवालय में सचिव और मंत्री बैठते हैं जो नीति निर्माण संबंधी कार्यों को करते हैं। विभाग एक ऐसी प्रशासनिक इकाई होती है जो सचिवालय से लेकर निम्न स्तर पर गांव तक सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करती है। राज्य सरकार के द्वारा अनेक लोक उपक्रमों यथा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का भी गठन किया गया है और ये लोक उपक्रम राज्य प्रशासन के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। हालांकि इन लोक उपक्रमों की स्थिति, संरचना और कार्यप्रणाली सरकारी विभागों की अपेक्षा कुछ अंश में स्वायत्तता प्राप्त होती है। अर्थात इनको जो लोक उपक्रम है सरकार के, इनको वित्तीय स्वायत्तता, संचालन संबंधी स्वायत्तता प्राप्त होती है सीमित मात्रा में, जिससे कि ये व्यापारिक तरीके से कार्य कर सकें। राजस्थान में राज्य प्रशासन के संचालन में स्थानीय नगरीय संस्थाएं जैसे नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएँ और स्थानीय ग्रामीण संस्थाएं जैसे जिला परिषद, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायतें भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती हैं। तो ये बहुत संक्षेप में बताया गया है कि जो कार्यपालिका है वो वास्तविक कार्यपालिका, फिर नाम मात्र की कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका कैबिनेट के सहयोग से कार्य करती है। तो वो राजनीतिक स्तर हो गया। फिर सरकार का जो प्रशासनिक स्तर है सचिवालय से शुरू होता है। सचिवालय में सचिव और मंत्री बैठते हैं, वो नीति संबंधी निर्णय लेते हैं। फिर वो निर्णय जो होते हैं वो निदेशालयों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। फिर संभागीय आयुक्त व्यवस्था, जिला व्यवस्था और उपखंड स्तर और तहसील स्तर, इस प्रकार से एक प्रशासनिक इकाइयाँ जो हैं उनको बताया गया है। और ये सब संक्षेप में बताया गया है, जिनका हम बाद में विस्तार से भी अध्ययन करेंगे। इनके अध्याय अलग से हैं। अब सरकार का तीसरा अंग आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है, अधिकारियों को उनका अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने से रोकती है। यदि राज्य प्रशासन कानून और विधि के अनुसार कार्य नहीं करता तो न्यायपालिका उसे उचित विधि सम्मत आदेश एवं निर्देश प्रदान करती है। राज्यों द्वारा उच्च न्यायालयों के द्वारा इस दायित्व का निर्वाह किया जाता है। राज्यों में उच्च न्यायालयों को सहायता प्रदान की जाती है। राजस्थान में उच्च न्यायालय को सहायता प्रदान की जाती है। उच्च न्यायालय के अधीन जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय कार्य करते हैं। उपरोक्त सभी न्यायालय राज्य प्रशासन को उचित दिशा निर्देश प्रदान कर न्यायपालिका के उत्तरदायित्व को सफलतापूर्वक संचालित करते हैं। न्यायपालिका ही नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करती है, उनकी रक्षा करती है। यदि राज्य प्रशासन किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन करता है या उसको अपने कृत्य या कार्यों से हानि या क्षति पहुंचाता है तो न्यायपालिका राज्य प्रशासन को उचित दिशा निर्देश जारी कर विधि सम्मत कार्य करने की सलाह देती है। अर्थात सरकार का जो पहला अंग है विधायिका या व्यवस्थापिका,
जहाँ विधान बनाए जाते हैं, कार्यपालिका होती है उन विधानों का पालन करती है, और न्यायपालिका अगर कोई विधान गलत बनाया गया है, नीतिगत तरीके से नहीं बनाया गया है, कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, या विधान नागरिकों के अधिकारों का हनन करता है, अगर विधान की व्याख्या करनी हो तो इत्यादि कार्य न्यायपालिका के द्वारा किए जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।